अलैकुम। एडवोकेट मोहम्मद इमरान भट्टी आज एक न्यू रिपोर्टेड जजमेंट के साथ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच रावलपिंडी से ये एक जजमेंट है, रिट पिटीशन नंबर 819 ऑफ 2020, मंसूर अली वर्सेस मुसम्मत अनम हुसैन एक्सेट्रा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी जजमेंट है। मिस्टर जस्टिस अनवार हुसैन साहब की है। तो इस जजमेंट की जो एक ब्रीफ समरी है उसकी तरफ जाते हैं। अब इसके जो की पॉइंट्स हैं फॉर लॉ स्टूडेंट्स वो ये हैं कि इस केस के अंदर जो पिटिशनर की एक प्ली थी ना, वो ये थी कि पिटिशनर फादर आर्ग्यूड दैट द मेंटेनेंस अमाउंट सेट फॉर हिज सन child was excessive and no longer affordable due to a significant reduction in his income। तो इसमें एक फादर जो पिटिशनर था उसने कोर्ट के अंदर ये प्ली ली कि ये जो मेंटेनेंस अमाउंट है ना, जो माइनर की हद तक लगाई गई थी लोअर कोर्ट्स की तरफ से, वो एक्सेसिव है और अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अब उनके जो हालात हैं वो पहले वाली इनकम नहीं रही, उसकी इनकम के अंदर जो है ना सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो चुकी है। ठीक है तो हालात जो है ना वो तब्दील हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इनिशियली उसने ये एडमिट किया था कि वो 14,500 वो जो कतरी रियाल्स हैं वो ये क्लेम मतलब उस ये वो कमाई करता था वहाँ से, और अब जो है ना हालात चेंज होने की वजह से वो क्या है, उसकी एम्प्लॉयमेंट जो है ना उसके वो जो सर्कमस्टांसेस हैं वो नहीं रहे। ही sought टू इंट्रोड्यूस एडिशनल एविडेंस, जो न्यू एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, टू प्रूव द डिक्लाइन इन हिज अर्निंग। तो उन्होंने एक एडिशनल एविडेंस की एप्लीकेशन भी दी थी जो लोअर कोर्ट्स ने डिसमिस कर दी थी, और वो ये अपनी एडिशनल एविडेंस के ज़रिए ये शो करना चाह रहा था कि उसका जो न्यू एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है ना वो पहले की तरह नहीं है जिस तरह वो पहले अर्निंग कर रहा था। रेस्पोंडेंट की प्ली यहाँ पे ये थी कि द रेस्पोंडेंट्स जो मदर एंड चाइल्ड था contended that the father had substantial income and assets which justified the maintenance fixed by the trial court। तो मदर की तरफ से यही था कि साहब ज़रा उसकी इनकम और एसेट्स काफ़ी हैं और ये मेंटेनेंस जो ऑनरेबल लोअर कोर्ट्स ने लगाया हुआ है तो वो जस्टिफाइड है। द फर्दर्स claim of reduced income was unsubstantiated and an attempt to evade his responsibility। तो ये भी एलिगेशन था कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो भागना चाह रहा है। ठीक है, दे रियलाइड ऑन द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने वो जो पहले एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट था ना जिसके अंदर वो कहता था कि मैंने इतने कतरी रियाल जो है ना वो एडमिट करता था, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो प्रूफ के तौर पर ही सफिशेंट है और वो एडमिटेड है। अब यहाँ पे जो लॉयर्स के स्टांस थे ना वो ये थे कि पिटिशनर्स लॉयर ने कहा कि asserted that the father's financial circumstances had drastically changed and new evidence was essential to reassess the maintenance amount। तो ये लॉयर्स का जो एक प्ली थी कि चूंकि अचानक हालात जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं, इसीलिए न्यू एविडेंस आनी चाहिए सफ़ा मिसल के ऊपर ताकि मेंटेनेंस जो है ना वो रीअसेस कर सके कोर्ट। मजीद ये आर्गू किया कि डिसअलाउइंग द एडिशनल डॉक्यूमेंट वाज अनजस्ट एंड कंट्रेरी टू द प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल, कि लोअर कोर्ट्स ने जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है ना हमारे उसकी एडिशनल एविडेंस जो है ना एक्सेप्ट नहीं की एप्लीकेशन, तो ये भी अनजस्ट है और कंट्रेरी टू द प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल है। रेस्पोंडेंट्स के लॉयर्स की प्ली थी कि उन्होंने न्यू एविडेंस को इंट्रोड्यूस करवाने को अपोज किया और ये आर्गू किए कि इट वाज इनएडमिसिबल विदाउट एम्बेसी अटेस्टेशन, कि इसके ऊपर एम्बेसी की अटेस्टेशन वगैरह नहीं थी तो इस वजह से इनएडमिसिबल है। और मेंटेन दैट द पिटिशनर हैड ऑलरेडी एडमिटेड हिज इनकम ड्यूरिंग द इनिशियल प्रोसीडिंग्स मेकिंग एनी न्यू क्लेम इररिलेवेंट। तो ऑलरेडी एडमिशन है इसलिए न्यू क्लेम जो है वो इररिलेवेंट है। ये रेस्पोंडेंट्स के लॉयर की तरफ से जो प्ली थी। अब इसके ऊपर कोर्ट्स के जो क्वेश्चन और एनालिसिस था ना, अब उसमें क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि कैन मेंटेनेंस बी एडजस्ट इफ द फादर्स फाइनेंशियल कंडीशन चेंजेस। अब ये इस जजमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने 3 क्वेश्चन बनाए थे, तो थोड़ा सा मैंने इसको जो है ना क्वेश्चन आंसर की शक्ल में लिखा है। तो ये पॉइंट्स जो थे ना उसमें डिस्कस किए गए थे कि क्या मेंटेनेंस जो है अगर एडजस्ट किया जाए इफ़ द फादर्स फाइनेंशियल कंडीशन चेंजेस, तो अगर जो मेंटेनेंस पहले से एडजस्ट है कोर्ट ने लगाए हुए हैं, अगर वालिद की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो चेंज हो जाए तो क्या वो उसमें कोई एडजस्टमेंट में कोई फ़र्क आ सकता है, मेंटेनेंस चेंज हो सकते हैं। तो आंसर है यस। द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट मेंटेनेंस इज डायनामिक एंड कैन बी इंक्रीज्ड और रिड्यूस्ड बेस्ड ऑन चेंजेस इन फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस। तो इस जजमेंट के अंदर जो की पॉइंट्स हैं ना उसके अंदर यही हैं कि
मेंटेनेंस जो एक दफ़ा फिक्स कर दिए जा सकते हैं कोर्ट की तरफ से, दोबारा उसमें एप्लीकेशन दे के उसको इंक्रीज़ भी किया जा सकता है, रिड्यूस भी किया जा सकता है अगर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाए तो। अब दूसरा इसमें वाइटल क्वेश्चन ये था कि शुड एडिशनल एविडेंस ऑफ रिड्यूस इनकम बी एडमिटेड। लेट्स सपोज जैसा कि इस केस के अंदर था कि पहले वो अच्छी खासी अर्निंग थी वालिद की, बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उसमें अमाउंट जो है वो कम थी और वो एडिशनल एविडेंस की एप्लीकेशन देना चाह रहा था, तो लोअर कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि ऑलरेडी एडमिटेड जो डॉक्यूमेंट है वो लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि शुड एडिशनल एविडेंस ऑफ रिड्यूस इनकम बी एडमिटेड, क्या एडमिट किए जा सकते हैं? द आंसर इज यस। द कोर्ट हेल्ड दैट डिसअलाउइंग द एडिशनल डॉक्यूमेंट वाज इरोनियस। लोअर कोर्ट ने जो डिसअलाउ किया था एडिशनल एविडेंस को, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को, तो वो क्या था? इरोनियस था। दैट फादर्स फाइनेंशियल सिचुएशन में हैव जेन्युइनली चेंज ओवर टाइम, कि उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई थी उसमें कोई झूठ नहीं था। डॉक्यूमेंट्स कैन बी असेस्ड फॉर देयर एविडेंशियरी वैल्यू इवन इफ नॉट अटेस्टेड बाय द एम्बेसी। अगर एम्बेसी की तरफ से अटेस्टेशन नहीं भी थी, इवन देन जो है ना कोर्ट के पास थी कि वो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू असेस कर सकती थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ शुड कोर्ट्स डिटरमिन मेंटेनेंस? तो कोर्ट्स मस्ट बैलेंस द चाइल्ड्स वेलफेयर एंड नीड्स, इन दो चीज़ों के दरमियान बैलेंस होना चाहिए। द फर्दर्स फाइनेंशियल कैपेसिटी अवॉइडिंग ओप्रेसिव और आर्बिट्रेरी अवार्ड्स। ठीक है, फादर की फाइनेंशियल कैपेसिटी भी देखनी चाहिए। दे आर empowered to gather additional evidence from authorities if necessary। कोर्ट भी empowered है कि वो जो है ना डॉबरियर्टी सॉरी कोर्ट जो है ना मतलब एट एनी स्टेज जो है ना एडिशनल एविडेंस लेने के ऊपर जो है ना किसी भी अथॉरिटी से, वो हम जो 17 में पढ़ते हैं उसकी मेरे ख्याल में 4 क्लास है, उसके अंदर कोर्ट के पास इख्तियार है कि किसी भी अथॉरिटी से जो है ना वेरीफाई कर सकती है कोई भी ऐसा सबूत हो कोई इनकम वगैरह का। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 था कि हाउ शुड द डेप्रिसिएशन ऑफ डाउरी आर्टिकल्स बी ट्रीटेड। साहब जब शादी को 5 साल 6 साल हो जाते हैं तो कोर्ट्स कहते हैं कि चूंकि डाउरी आर्टिकल्स जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी डेप्रिसिएशन हो जाती है, और वो डेप्रिसिएशन का जो लॉस होता था ना वो फीमेल को होता था। तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट अब ऑनरेबल जो रावलपिंडी बेंच है उसने ये सेट किया है। द कोर्ट एम्फसाइज दैट द अल्टरनेटिव the alternate value of dowry article must be determined with consideration of depreciation over time। कोर्ट ने ये एम्फोसाइज किया है कि जो अल्टरनेट वैल्यू होती है ना डाउरी आर्टिकल्स की, उसको डिटरमिन करना किया जा सकता है विद कंसिडरेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ओवर टाइम। ठीक है, अब जिसके ऊपर इतना टाइम लगा होता है कि कितने अरसे से ये जो डाउरी आर्टिकल्स हैं, शादी को कितना अर्सा हो गया, टाइम को देखा जा सकता है। द लोअर कोर्ट वाज डायरेक्टेड टू रीअसेस दिस एस्पेक्ट व्हाइल डिसाइडिंग द केस अफ्रेश। अब ये केस रिमांड हुआ था कि डेप्रिसिएशन को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। कैसे कि डेप्रिसिएशन ऑफ डाउरी आर्टिकल्स, द कोर्ट मस्ट द कोर्ट मेड इट क्लियर दैट डेप्रिसिएशन शुड नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द वाइफ, कि वाइफ को वो जो एक लॉस होता है डेप्रिसिएशन का कि टाइम इतना गुजर चुका है, वो वाइफ को एट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा अगर हस्बैंड क्या करता है, हैड मेड अ फॉल्स प्ली और मिस रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि इस केस के अंदर हस्बैंड ने कहा था कि वाइफ ने इतना सामान नहीं लाए थे, थोड़ा सा सामान था, तो वो एक मिस रिप्रेजेंट मतलब कर रहा था, एक तरफ से मिसलीडिंग फैक्ट्स थे और फॉल्स प्ली थी। तो जब हस्बैंड फॉल्स प्ली लेगा या मिस रिप्रेजेंटेड फैक्ट्स देगा तो डेप्रिसिएशन जो है ना उसका लॉस वाइफ को नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ जैसे इस केस के अंदर 5 साल शादी में हुए थे, 1 साल वो वाइफ आबाद रही थी और 4 साल जो है ना वो केस की मतलब लिटिगेशन चलती रही, तो वो 4 साल का लॉस जो है ना वो वाइफ की तरफ नहीं किया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन में वो जब एट्रीब्यूट की जाएगी तो वो हस्बैंड का भी अगर फॉल्ट है तो उसको भी उसका लॉस, मतलब यहाँ पे इक्विटी की जाएगी कि बैलेंस किया जाएगा दोनों के दरमियान, सिर्फ वाइफ को जो है ना वो एट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। द कोर्ट रूल्ड दैट if the husband was at fault, such as such as falsely claiming the depreciation, then the wife should not bear the consequences of this depreciation। ठीक है, the husband's wrongful actions in this case could not be used as a defense to reduce the dowry's value, ठीक है, owed to the wife। ठीक है, इस केस के अंदर वाइफ की जो मतलब एक तरफ से लॉस था कि डेप्रिसिएशन की वजह से जो ना वो डाउरी आर्टिकल्स की जो मार्केट वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, तो वो वाइफ को नहीं एट्रीब्यूट किया जाएगा। अब इसमें कोर्ट की जो फाइनल डिसीजन था कि एपलेट कोर्ट फाइंडिंग्स वर पार्शली सेटिस्फाइड एंड द केस वाज रिमांडेड फॉर रिकंसिडरेशन। द लोअर कोर्ट मस्ट रीअसेस द मेंटेनेंस अमाउंट फॉर द चाइल्ड
कंसीडरिंग द पिटिशनर्स चेंज फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, एक इस पॉइंट के ऊपर कोर्ट ने रिमांड किया केस को कि आप रीअसेस करें। दूसरा, वो जो अल्टरनेट वैल्यू ऑफ डाउरी आर्टिकल्स थी जिसके अंदर डेप्रिसिएशन की बात हुई है, उसको रीअसेस करने के लिए रिमांड किया गया। और बाकी जो क्लेम था रिलेटेड टू रिस्पोंडेंट मदर्स मेंटेनेंस एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स, वो जो था वो अपहेल्ड किया गया। अब इसके अंदर जो प्रिंसिपल सेटल्ड हुए कि मेंटेनेंस जो होते हैं ऑर्डर्स शुड क्या होते हैं, वो डायनामिक नेचर के होते हैं, ठीक है। अगर कोई फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं वालिद की तरफ से, बोथ द चाइल्ड एंड द फादर, तो उनको जो है ना कोर्ट मद्देनज़र रखेंगे। और दूसरा कि कोर्ट मस्ट अडॉप्ट अ लिबरल अप्रोच इन अलाउिंग, जैसे कि एडिशनल एविडेंस की बात आई थी, तो कोर्ट को एक लिबरल व्यू रखना चाहिए, एविडेंस को सफ़े मिसल के ऊपर आना चाहिए, मतलब ये इसमें था। बाकी था कि फेयरनेस रिक्वायर्स कोर्ट्स टू एक्टिवली इंश्योर दैट मेंटेनेंस अवार्ड्स आर सपोर्टेड बाई कंक्रीट रिलायबल एविडेंस, ठीक है। इन असेसिंग डाउरी आर्टिकल्स depreciation over time must be accounted for to ensure fair compensation। only ये नहीं कि वाइफ को ही उसमें नुकसान हो, बल्कि बोथ पार्टीज को यहाँ पे देखा जाता है। ये एक आप लोगों की टाइम सेव करने के लिए ये हल्की सी एक समरी होती है। बाकी कमेंट्स में अगर कोई बात वगैरह पूछनी हो तो वो भी आप सवाल कर सकते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, अगर कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है तो वो भी आप लोग अच्छे तरीके से पॉइंट आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।